की महकी फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से 9th क्लास के बच्चों को आज मुताला पाकिस्तान चैप्टर नंबर 4 हम उसका आगाज़ करेंगे। तो ज़रा आप अपनी बुक्स वगैरह खोल के रखें। चैप्टर नंबर 4 जिसका बेटे उन्वान है तारीख़ पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आई रिपीट, आपके सिलेबस में 9th क्लास में हिस्ट्री एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन यू विल हैव टू स्टडी इन योर 10th क्लास। 9th क्लास का जो सिलेबस है वो है आपका, ये आपके सामने ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ज़रा माइंड में रखना है आपने। 47 से लेकर ये फेज़ जो है ना 9th क्लास में, ये 1947 से लेकर जब बांग्लादेश हमसे जुदा होता है, बांग्लादेश जब बनता है, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा होता है 16 दिसंबर 1971, तब तक बेटी ये एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन जो है ना वो स्टार्ट होएगा ज़िया भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो उस दौर के जो थे प्रेसिडेंट थे। तो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से ये पोर्शन आपका शुरू होगा और फिर आगे तक सो एंड सो ऑन वो चलेगा। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। टाइटल है जी रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी। इसमें एक नया लफ्ज़ आ गया हमारे सामने, आइन। इसको बेटे दस्तूर भी कहते हैं। व्हाट इज़ आइन और दस्तूर? इंग्लिश में इट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। आपके सिलेबस में ना 2 आइन भी हैं, 56 का और अपना 62 का 9th में। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। होता क्या है? व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ दस्तूर, व्हाट इज़ आइन? आइन एक ऐसे भी होता है, ये अलफ मद ऐसे, ये साइंस का आइन है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ये वो आइन है। पाक स्टडी के हवाले से जो आइन है ना वो आपने ऐसे लिखना है, अलफ मद हमजा ये और नून। चलें लेट्स सी। असूल व ज़वाबित का मजमूआ। What is आइन? What is constitution? Constitution is a model. Constitution is principles by which we run the affair of a state. असूल व ज़वाबित का ऐसा मजमूआ जिसके तहत मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है, या वो असूल व ज़वाबित जो कि आला हुकूमती और रियासती ओहदेदारों की ज़िम्मेदारियों, अख्तियारात, उनके फ़राइज़ के बारे में बताते हैं ना, उसको बेटे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उन असूलों को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलें जी देखते हैं ज़रा। रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी। पाकिस्तान जो नो के केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, अभी 14 अगस्त 1947 नहीं आई थी कि 11 अगस्त 1947 को आइन साज असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर, आइन साज असम्बली मीन वो असम्बली जिसने आइन भी बनाना था। साज होता बनाने वाला, आइन साज असम्बली मीन वो असम्बली जिसने आइन भी बनाना था। उसने मुतफ़िक़ा तौर पर 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना प्रेसिडेंट सदर मुंतखब कर लिया। और उस वक़्त सदर पाकिस्तान ने, सदर तो हम नहीं कह सकते, खैर गवर्नर जनरल से उस दौर में, प्रॉपर नाम है से गवर्नर जनरल। ये 11 अगस्त 1947 को आइन साज असम्बली ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मान लिया। और शुरू में इसकी तादाद 69 थी, बाद में 79, और बुक में लिखा होगा अभी एग्जैक्ट नंबर जो है 77 उनकी तादाद हो गई। मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज द स्पीकर ऑफ द असम्बली। मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज द स्पीकर ऑफ द असम्बली। स्पीकर क्या होता है? ये बड़ी अहम बातें हैं बेटे। स्पीकर का काम होता है कि असम्बली के अंदर नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना। जो हैसियत एक उस्ताद की क्लास में होती है कि वो बच्चों को बताते हैं बेटे आप ये करो, आप ऐसे ना करो, आप चुप हो जाओ, आप ऐसे करो, ये वो। स्पीकर की असम्बली के अंदर यही ड्यूटी होती है। प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ओनली आउटसाइड द असम्बली, बट इन द असम्बली ही इज़ अ कॉमन पर्सन, ही इज़ अ कॉमन पार्लियामेंटेरियन। बहरहाल ये टेक्निकल बातें हैं, इस तरफ हमने नहीं जाना।
तो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे वो पहले स्पीकर थे। इट वाज डिसाइडेड कि स्टेट का निज़ाम जो है ना वो 1935 के एक्ट के ज़रिए चलाया गया था। ये भी एक किस्म का दस्तूर था। इट वाज मेड बाय द इंग्लिश, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था हिंदुस्तान के लिए। 1935 का जो एक्ट था ना, एक्ट में वो कानून जो असेंबली पास करे, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट पास करे, उसे एक्ट क्या, एवरी एक्ट अप्रूव्ड और पास्ड बाय द पार्लियामेंट विल बी नोन एज एक्ट। एक्ट कहते हैं बेटे उसको। चलें आगे बात बढ़ाते हैं। डिसाइड ये किया गया कि जब तक, क्योंकि ये जो शिक मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये 3 जून 1947 के मंसूबे में भी शामिल थी और कानून आज़ादी हिंद में भी ये चीज़ शामिल थी कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है या इंडिया का निज़ाम है, जब तक ये दोनों ममालिक अपने अपने दस्तातीर नहीं बना लेते, ये बाउंड हैं अपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। किसके तहत? 1935 के एक्ट के तहत, क्योंकि देन वी हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपरली वी हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन, लिहाजा इट वाज डिसाइडेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट विल बी रन अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935। 1935 के एक्ट के ज़रिए मुल्क का निज़ाम वो इंसान जो है ना वो चलाया जाएगा। तो उस ज़माने की जो असम्बली थी ना, उसके ज़िम्मे 2 काम थे। जो आइन साज असम्बली बनी, आई रिपीट, जो आइन साज असम्बली बनी, उसके ज़िम्मे बेटे 2 काम थे। पहला ये था कि एक तो उसने आइन बनाना था मुल्क के लिए और दूसरे कवानीन बनाने थे, टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट के ज़िम्मे 2 काम थे, आइन भी बनाना था। और पहला आइन आगे हम देखेंगे 1956 को हमने पहला आइन बना लिया। उसके बाद अगला टॉपिक आपका बेटे शुरू हो जाता है, बहुत अहम टॉपिक है, अक्सर औकात एग्जामिनर इसमें से सवाल पुट करता है। ये जो अभी जो थोड़ी सी मैंने डिटेल बताई है, इसमें शार्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, इसमें से वो MCQs डेफिनेटली देते हैं। नाउ लेट्स सी problems faced by Pakistan soon after its creation. What are the problems that were faced by Pakistan soon after its creation? क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे हिंदुओं ने, अंग्रेज़ों ने मिली भगत करके हमारे रास्ते में, हमारी तरक्की की राह में रोड़े अटकाए। वो लोग तो कहा करते थे, मैंने पढ़ा तारीख़ की किताबों में, वो हिंदू लोग कहा करते थे कि ये सुबह का भूला जो है ना शाम को घर वापस आ जाएगा। मतलब ये कि दोबारा हमारे पास वापस आ जाएंगे, हमारी मिन्नतें करेंगे, जी आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन कायदे मोहम्मद जिन्ना ने एक दफ़ा फरमाया था, वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नेशन एंड सेकंड टू नन, वी आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, हम सख्त मादे के बने हैं, एंड सेकंड टू नन, पाकिस्तान हैज़ कम टू सर्वाइव, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बनेगा। क़यामत आ जाएगी लेकिन पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह ताला रहेगा। देखें ज़रा, इब्तदाई मुश्किलात में रेडिकलिफ की गैर मुनसफाना तकसीम, ये एक ऐसा मसला था दैट पाकिस्तान हैड टू फेस देन, कि उसके असरात बेटे आज तक हम पर भी हैं एज़ वेल एज़ इंडिया पर भी हैं। अंग्रेज़ चला गया, 2 स्टेट्स बना गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ाद कर गया। आज़ादी की उनकी डेट्स हैं, लेकिन वो कश्मीर की सूरत में एक ऐसा बीज बो गया कि उसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ा और इंडिया को भी भुगतना पड़ा, माजी में भी पड़ रहा है और ऐसा होता रहेगा तब वक्त के कश्मीर इशू जो है ना उसका वो डिसाइड नहीं होता। इसमें हाथ-ए-दर्मी जो है ना, हाथ-ए-दर्मी वो उनकी है, इंडिया की है। चले बात को आगे बढ़ाते हैं। रेडिकलिस्ट की गैर मुनसफाना तकसीम, किसकी तकसीम? इलाकों की तकसीम। पंजाब और बंगाल के बारे में इट वाज डिसाइडेड कि ये, चूँकि ये 2 ऐसे इलाके थे जहाँ हिंदू भी थे और जहाँ वो मुसलमान भी थे, पंजाब और बंगाल, ये 2 इलाके ऐसे थे जहाँ हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। लिहाजा इसके बारे में कानून आज़ादी हिंद में ये डिसाइड किया गया कि भाई इन इलाकों में जहाँ जहाँ तो मुसलमान अक्सरियत में है ना, जिन इलाकों में वो मुसलमानों को दे दिए जाएँ और जिन इलाकों में हिंदू अक्सरियत में है वो हिंदुओं को दे दिए जाएँ। इस हवाले से हदबंदी, मतलब बाउंड्री लाइन खींचने के लिए कि लो भाई जी ये हिस्सा जो है ना ये हिंदुस्तान को दे दो, हिंदुओं को दे दो, और ये जो है ना ये पाकिस्तान को दे दो। हिंदुओं को क्यों दे दो? उनकी आबादी ज़्यादा है पंजाब में भी और बंगाल में भी। आई रिपीट, पंजाब और बंगाल। हदबंदी कमीशन बनाया गया
और इस कमीशन का जो सरबराह था ना, जिसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई, इसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई भी आपने इनकी चुतराहट करनी है, आपने इनकी निगरानी करनी है, आपकी निगरानी में ये होगी। उस बंदे का नाम था रेडक्लिफ, इसका पूरा नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ, बुक में लिखा हुआ है सर रेडक्लिफ, पूरा नाम उसका था सर सिरिल रेडक्लिफ। इसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई। इस रेडक्लिफ ने हिंदुओं और उनके अंग्रेज़ों के दबाव में आकर इंतहाई नाइंसाफ़ी से काम लेते हुए हमें पंजाब और बंगाल के उन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से महरूम कर दिया गया जो जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे, बट ऐसा नहीं होने दिया गया। मैं उसकी मिसालें अपने बच्चों को देता हूँ। ज़िला गुरदासपुर की 3 तहसीलें, गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला, इन तीनों में मुसलमानों की इंतहाई अक्सरियत थी, लेकिन एक साजिश के तहत ये पार्ट्स जो थे ना उनको दे दिए गए, हिंदुओं को दे दिए गए। इसी तरह फिरोज़पुर, ये जो फिरोज़पुर रिश्ते के करीब इसको फिरोज़पुर रोड कहते हैं, ये सीधा ना के सीध पे चलते हैं, आप इंडिया पहुंच जाएंगे कसूरी से तरफ से। तो सड़क हमें दे दी गई और गांव जो था इलाका वगैरह सारा उनको दे दिया गया। एनी हाउ, तो फिरोज़पुर की तहसील ज़ीरा जो ये भी उनको दे देगी, हालांकि इसमें भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके शामिल थे। और ऐसा एक साजिश के तहत किया गया। प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान को इतना खटा फटा पाकिस्तान बना दो, इतना लूला लंगड़ा पाकिस्तान बना दो कि शाम को आकर जो है ना हमारी मिन्नतें करें, हम तो अपना निज़ाम नहीं चला सकते, लिहाजा आप हमें दोबारा अपने साथ मिला लें। लेकिन तारीख ने साबित किया, आई रिपीट, इट वॉज डिसाइडेड बाय द हिस्ट्री, तारीख ने साबित किया कि वो गलत थे एंड वी वर राइट। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चल रहा है, चल रहा था और चलता रहेगा। अच्छा, अगला बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ कि ये इलाके क्यों दिए गए, ऐसा क्यों किया गया, ख़ास करके ये इलाके जो है ना ये इनको क्यों दिए गए, हिंदुओं के हवाले क्यों किए गए। मसला कश्मीर में, मसला कश्मीर कह रहे हैं, सॉरी, कश्मीर तक रसाई के लिए आप अगर आप नक्शा देखें ना, नक्शा देखें, इफ़ यू सी द मैप, नक्शा देखें ना अगर आप, तो उसके अंदर आपको वाहद एरिया, वाहद इलाका जहाँ से इंडिया की रसाई हुई वहाँ तक इस इलाके की तरफ से हुई थी, गुरदासपुर से। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि ज़िला गुरदासपुर भारत के हवाले करने से एक बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि इंडिया को कश्मीर तक रसाई मिल गई। ये वाहद एरिया था कि इंडिया कश्मीर तक में एंटर हो सकता था। अगर आप तवज्जो से मैप देखें ना तो जियोग्राफिकली कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था, जियोग्राफिकली पाकिस्तान में आता है। इसलिए वाहद ये इलाका ज़िला गुरदासपुर का है जहाँ से उसकी वहाँ तक रसाई हो गई। उसने फिर क्या किया, अपनी फ़ौज उसमें दाखिल कर दी। 47 में वार लड़ गई, हमने कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा आज़ाद करा लिया। और ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स कि जितनी भी जंगी अब तक हुई है ना उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे ना, डेट वॉज ओनली कश्मीर इशू, वो कश्मीर इशू ही था। 65 की वार के पीछे भी वही चीज़ थी, 71 की वार के पीछे भी वही चीज़ थी, फिर कारगिल की लड़ाई लड़ी गई, उसके पीछे भी यही मुहर्रिकात थे। इस डेट क्लियर। तो बेटे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक रेडक्लिफ की गैर मुनसिफाना तकसीम यहाँ से लेकर ये हिस्सा। अभी एक और पॉइंट छोटा सा जो है ना, छोटा सा पॉइंट अभी एक और मैंने आपको इससे अगला भी बताना है। महाजरीन की आबादकारी, रिहेबिलिटेशन ऑफ द इमिग्रेंट्स, तारीख़ की जो बहुत बड़ी बड़ी जो हिजरतें हुई हैं ना उनमें से ये हिंदुस्तान से जो मुसलमान लुटे फुटे मुसलमान जो थे इधर पाकिस्तान में आए, तो ये उन हिजरतों में से एक हिजरत थी। और बड़ा कत्ल व गारत की गई, बड़े मसले मसाइल क्रिएट हुए जब ये हिजरत वगैरह हुई। तो जो मुसलमान वहाँ से हिजरत करके इधर आए बेटे, ना तो उनके रहने के लिए कोई जगह थी, ना उनके खाने की रोटी थी, ना मेडिसिन वगैरह थी। इट वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बट थैंक्स फॉर देन नेशन, उस ज़माने की जो कौम थी हमारी, उस ज़माने के जो लोग थे, और हमारी गवर्नमेंट ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसी तरह उनके जो रुफ़क़ा कार थे, उन्होंने अपनी दूरअंदेशी से काम लेते हुए, मुतबराना सलाहियतों को बुरकार लाते हुए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पर भी काबू पा लिया। फ़ौजी कैंपों में रखा गया, मेडिसिन नहीं थी उनको मेडिसिन दी गई। लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे उन्होंने बड़े बड़े दिल करके उनको रहने को जगह दी, उनको बिज़नेस वगैरह के हवाले से उनको हेल्प वगैरह की खुशामदीद कहा। सर छुपाने तक कोई जगह नहीं मिल रही थी उनको, लेकिन इन सब लोगों ने एक दूसरे के साथ ताउन किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम तरक्की की पटरी पर चढ़ते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की शाहराहों पर गामजन है। हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो एक सेपरेट इशू है, पॉलिटिक्स क्या होती है हमारा वो बेटे कोई टॉपिक नहीं है। हमने पाकिस्तान का मुताला जो है ना वो स्टडीज़ उस हवाले से बात करनी है। तो दो मैंने आपको बताई, गैर मुनसिफाना तकसीम और दूसरा महाजरीन की आबादकारी। तो शुरू से लेकर ना यहाँ तक ये बेटे आपने तैयार करना है।
ये टेस्ट बना के जो ही चैप्टर थोड़ा सा कवर होएगा ना, ऑनलाइन टेस्ट बना के मैं आपको दूंगा, तो उसका फिर आप लोगों ने जवाब लिख के जो है ना ऑफिस में आके मुझे सबमिट करवाना है। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप इसका मुताला करेंगे और तैयार भी करेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर्टेनली एग्जामिनर जो है ना बेटे इस चैप्टर से एक सवाल देता है और कमो बेश 3 से 4 जो है ना वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आती है। लिहाजा प्लीज़ डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। ऑल द बेस्ट, फी अमान अल्लाह, टिल टुमारो।